नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों हमने इससे पहले जो है भाषा यानी प्रथम भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा किया है। आज जो हम हैं प्रथम भाषा के रूप में उसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। यह जो क्लासेस है तेलंगाना और एपी दोनों के लिए है और यह क्लासेस भाषा शिक्षण से संबंधित है। भाषा शिक्षण से संबंधित है और यह जो हम मटेरियल बना रहे हैं यह भाई योगेंद्र जी की किताब से और उसके साथ साथ अन्य कई किताबें हैं, वहाँ से जो है जानकारी इकट्ठा कर कर आपको यह मटेरियल के थ्रू आपको जो है बताया जा रहा है। तो आप जो है यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको जो है भाषा शिक्षण आसानी से जो है समझ में आएगा। तो और भी एक नए व्यूवर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अगर नए व्यूवर्स इस वीडियो पर आए हैं तो उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है पिछले वीडियो देखो। अगर वो वीडियोस आप देखोगे तभी जो है यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं आज का क्लास। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी। जब हिंदी को प्रथम भाषा कहते हैं तो उसका जो तात्पर्य हमारा जो तात्पर्य होता है वह किससे होता है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से होता है। हमने मातृभाषा प्रथम भाषा इनके बारे में जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको यह भी वीडियो समझ में आएगा। तो हिंदी को प्रथम भाषा कहते हैं उसका जो तात्पर्य होता है हमारा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होता है, जिससे बच्चा अपने घर परिवेश यानी परिवेश का मतलब समाज से स्वाभाविक यानी नेचुरली रूप से सीखता है। यह भाषा बच्चे के सोचने और समझने का पहला माध्यम होता है। यही वो भाषा है दोस्तों, मातृभाषा, जहाँ से बच्चा जो है सोचने और समझने लगता है। और यह कहाँ से सीखता है? तो वह अपने घर से और अपने बाजू समाज से, ओके, समाज से या पड़ोसी से जो है वह भाषा सीखता है। वह भाषा उसे सोचने और समझने की जो है शक्ति प्रदान करती है, वो माध्यम बन जाती है। ओके, आगे देखिए, भारत के 10 राज्यों की प्रथम भाषा हिंदी है। ये याद रखिएगा, भारत में कितने ऐसे राज्य है जिसकी प्रथम भाषा जो है हिंदी है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, ये जो है 10 राज्य जो है यहाँ पर हिंदी जो है इनकी प्रथम भाषा है। तो कहने का प्रथम भाषा कहने का जो मतलब है यहाँ पे हिंदी मीडियम्स है, यानी हिंदी में हिंदी को प्रथम प्राथमिकता दी गई है। इसलिए जो है इनकी जो भाषा है, कौन सी भाषा है? तो वह हिंदी भाषा इनकी जो है प्रथम भाषा है। आगे देखिए, ऊपर दिए गए राज्यों में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्यापन किया जाना चाहिए। यहाँ पे किया जाना चाहिए क्यों लिखो सर? पहले तो वो कर रहे हैं ना, वहाँ पे हिंदी में ही अध्यापन कर रहे हैं ना, हिंदी में नहीं। दोस्तों आजकल जो है अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ गया है, अंग्रेजी का जो है प्रभाव बढ़ गया है। बहुत सारे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उस वहाँ पर जो है हिंदी मीडियम है। ओके, वहाँ पे हिंदी मीडियम्स है। और जहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मातृभाषा को जो है यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है? नहीं, अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो है हिंदी जो है पीछे हटती जा रही है, कहने का मतलब। इसलिए जो है हमने यहाँ पे अध्यापन किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इन राज्यों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी ही होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी होना चाहिए। मगर कम जो सरकारी स्कूल जहाँ होते हैं वहीं पे जो है हिंदी का माध्यम है, बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो इसके बारे में जो है नई शिक्षा नीति भी क्या कहती है? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का इसका समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? अंग्रेजी पढ़ाओ नहीं, शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। किसके लिए? प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर हो सके तो 8वीं कक्षा तक भी जो है हिंदी जो है शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ऐसा जो है एनईपी यानी नई शिक्षा नीति जो है कहती है। समझ में आ रहा? आगे देखिए, आगे है नई शिक्षा नीति
2020 में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का आधार बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। तो यहाँ पे मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, इस पर जो है अधिक जोर किस नीति ने दिया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 कहती है। भारत सरकार का मानना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा अवधारणाओं को अधिक तेजी से और गहराई से समझते हैं। तो उनका कहना है कि अगर वो एक बच्चा अगर वो मातृभाषा में, जब उसकी भाषा ही मातृभाषा है, तो उसी भाषा में अगर हम शिक्षा प्रदान करें तो बच्चा जो है कंसेप्ट जो है आसानी से समझ पाएगा। ओके, समझ कर वो और सोचने लगेगा, तर्क करने लगेगा। हाँ, उसकी जो सोचने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होगी। हाँ, तो इसलिए जो है भारत सरकार कहता है कि प्रथम भाषा जो है शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, ऐसा वो भारत सरकार जो है कह रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए उसमें क्या होता है, प्रथम भाषा अगर रहे बहुभाषावाद, यानी बहुभाषावाद में नीति बच्चों को एक साथ कई भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुभाषावाद में क्या होता है, बहु कहते हैं अधिक, तो अधिक भाषाओं को सीखने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करती है, लेकिन मातृभाषा को ही प्राथमिकता दी गई है। तो नई शिक्षा में जो है शिक्षा नीति में वह जो है मातृभाषा को जो है अधिक जो है प्राथमिकता दी गई। आप कितने लैंग्वेज सीखो, मगर जो है उस शिक्षा का जो माध्यम होगा उसमें मातृभाषा को जो है अधिक महत्व दिया जाएगा। आगे देखिए एनईपी 2020 मुख्य सुझाव क्या है? तो बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक और संभव हो तो 8वीं कक्षा तक, इनको याद रखो, 5वीं 8वीं, ओके, 8वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। अगर जो तेलुगु स्टेट से है तो उनको जो है 5वीं कक्षा तक, हो सके तो 8वीं कक्षा तक जो है तेलुगु में ही पढ़ाया जाए। ओके, ऐसा वो जो एनईपी कहता है, सुझाव दिया था। ओके, क्यों दिया सुझाव? क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में तेजी से समझता है, डर झिझक कम होती है, सीखने में रुचि होती है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जब अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो ना हमारा अंदर जो डर होता है वो चला जाता है। तो मेरी भी एक घटना है मेरे साथ भी। मेरा जो मराठी मीडियम था, मेरा क्या है मराठी मीडियम था, जैसे मेरी 10वीं कक्षा जो है मैं पूर्ण करता हूँ, समाप्त हो जाती है, जब मैं इंटर में एडमिशन लेता हूँ तो वहाँ पे जो है मेरा जो है मीडियम हो जाता है इंग्लिश मीडियम। ओके, शुरुआत में तो इंग्लिश बहुत दिक्कत हुई, मैं ऐसा सोचने लगा अगर मैं मराठी मीडियम में होता तो अच्छे खासे अच्छे मार्क्स आते, अच्छा समझ पाता। इस तरह के कई बार जो है मेरे दिमाग में जो है आलोचनाएं आती थी। कभी कभी जो है जब भी पोस्टर देखता था तो कहता, ऐसा लगता था मन में कि अरे अगर मैं मराठी मीडियम से अगर पढ़ता तो जो पोस्टरों पे जो बच्चों की किताब यानी फ़ोटो छपी होती है ना, वहाँ पर भी अपनी फ़ोटो लगी होती, ऐसा लगता था जब मैं इंटरमीडिएट था। ओके, उस समय जैसे ही मैंने मराठी मीडियम कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद में जब मैं अंग्रेजी में पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट गया, उस समय जो है मेरे दिमाग में उसी तरह के जो है विचार आ रहे थे। तो वही है यहाँ पे। ओके, उदाहरण देखें यहाँ पे, उदाहरण से देखिए क्या कहता है, उदाहरण देखिए यहाँ पे। यदि बच्चा तेलुगु मातृभाषा बोलता है तो गणित ईवीएस तेलुगु में पढ़ाने से वह प्रश्न जल्दी समझेगा। हाँ, जब हम मातृभाषा ही हमारी जो है तेलुगु है, तब हम क्या कहते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, यानी जल्दी समझ सकते हैं। अगर उसे शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ाया जाए तो वह भाषा समझने में उलझ सकता है 100% भाषा समझने के लिए जो है वह उलझ सकता है। ऐसा यह जो है शिक्षा नीति कहती है। कौन सी शिक्षा नीति है? एनईपी 2020 शिक्षा नीति ऐसा कह रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट देखिए, शिक्षण सामग्री से संबंधित सरकार अब पाठ्य पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने और द्विभाषी बाइलिंगुअल शिक्षण सामग्री तैयार करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि विज्ञान और गणित जैसे विषयों को भी मातृभाषा में समझाया जा सके। यानी एक अगर चैप्टर दिया जाए, ये अगर एक पेज रहा तो इस तरफ जो है मराठी में होगा यानी तेलुगु में होगा, और इस तरफ जो है अंग्रेजी में होगा। हमें तेलंगाना में ऐसे किताबें देखने को मिलती है, अभी फ़िलहाल में यह किताबें हमारे पास है, जो उसका अनुवाद इस तरफ जो अगर अंग्रेजी होगा तो इस तरफ जो है तेलुगु, यानी द्विभाषा लैंग्वेज में जो है बाइलिंगुअल में हो किताबें जो है तैयार करवाई जा रही है।
अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे, त्रिभाषा सूत्र नीति के तहत स्कूलों में 3 भाषाओं को सिखाने की सिफारिश है। तो ये त्रिभाषा हम बाद में भी सीखेंगे कि थोड़ा यहाँ पे प्रथम भाषा के रूप में जो है हिंदी है उसको हम समझा रहे हैं। ओके, इन 3 भाषाओं में 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और मातृभाषा को अक्सर पहली जो है भाषा यानी प्रथम भाषा के रूप में जो है रखने का सुझाव दिया गया है। कहाँ पे ऐसा सुझाव दिया गया है? तो वह सुझाव जो है त्रिभाषा सूत्र जो है नीति है उसके अंतर्गत जो है मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सुझाव वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये त्रिभाषा के बारे में भी हम डिटेली पढ़ाई करते। तो देखिए किस तरह से जो है प्रथम भाषा के रूप में जो है हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र ने भी हिंदी की बात की है और एनईपी जो है यह भी जो है त्रिभाषा सूत्र की जो है बात की है। और इसलिए हम यहाँ पे प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों प्रथम भाषा के रूप में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो देश में जो 10 राज्य है वह क्या है? हिंदी भाषी क्षेत्र है। वहाँ पे जो इनकी प्रथम भाषा जो है हिंदी ही है। वो एक पॉइंट हो गया। एनईपी भी कह रहा है, त्रिभाषा सूत्र भी कह रहा है। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो आगे हम उसको समझेंगे, वो आपको आसान से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे उदाहरण देखिए, त्रिभाषा सूत्र का उदाहरण देखिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश का छात्र है, समझो आंध्र प्रदेश का छात्र है। पहली भाषा उसकी तेलुगु होगी, दूसरी भाषा हिंदी होगी, तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। तो यहाँ पे प्रथम भाषा किसे दिया है? तेलुगु को दिया है। अगर यहीं पे अगर महाराष्ट्र हो, कौन सा हो? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र होगा तो यहाँ पे जो है पहली भाषा जो है मराठी होगी, दूसरी भाषा जो है हिंदी होगी, तीसरी भाषा जो अंग्रेजी होगी। समझ में आया? अगर वही जो हरियाणा हो, हरियाणा हो तो उनकी क्या होगी वो बाद में चर्चा करें, फिर भी आपको बता देता हूँ। तो उनकी पहली भाषा हिंदी होगी, द्वितीय भाषा साउथ के स्टेट में से कौन सी एक मलयालम या तेलुगु, ये जो है उनकी द्वितीय भाषा होगी, तीसरी भाषा जो है अंग्रेजी होगी। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हमें इस तरह से देखने को मिलता है। उसके ऊपर भी हमारे सिलेबस में लगा है, इसलिए उसके ऊपर भी डिटेली चर्चा कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक देखिए, बच्चा सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा में सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि यही उनकी सोचने समझने की प्राकृतिक भाषा है। तो हमने इसलिए यहाँ पे बॉक्स में रखा है। इसका सार एक ही है, बच्चा सबसे जो आसान रूप में सीखने वाली भाषा कौन सी? मातृभाषा में सीख सकता है। उससे क्या होता है? समझने सोचने की जो है उसकी शक्ति, प्राकृतिक भाषा है उसकी जो है प्राकृतिक भाषा है, इसलिए सोचने और समझने की क्षमता उसमें आ जाती है। समझ में आया? तो इसलिए हम इस जो प्रथम भाषा के रूप में जो हिंदी को देख रहे हैं, इसका सार है दोस्तों, आप उसे याद रखिएगा। समझ में आया? प्रथम भाषा के रूप में और देखिए यहाँ पे और भी अन्य तथ्य यहाँ पे हमने लिए हैं जो आपको समझ में आए कि प्रथम भाषा किससे कहते हैं और प्रथम भाषा के रूप में हिंदी की किस तरह की स्थिति है, उसके बारे में आपको समझाने के लिए बहुत सारे तथ्यों को हमने जो यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि आप समझ सके। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। हम आगे देखते देखिए, प्रथम भाषा के संबंध में भाषा सर्वेक्षण यह किसकी रचना है? साहित्य लिटरेचर का अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। तो यह भाषा सर्वेक्षण जो है यह जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है। तो उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या विचार उल्लेखनीय है, यानी उनके विचार क्या है प्रथम भाषा के रूप में, जॉर्ज ग्रियर्सन के विचार क्या है, उससे संबंधित यह कथन है। देखिए यह कहाँ से लिया गया है? तो यह पृष्ठभूमि से लिया गया। किसके पृष्ठभूमि से? यानी भूमिका से, भाषा सर्वेक्षण की भूमिका से जो है यहाँ से हमने जो है यह कथन उठाया है। देखिए, सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांटे में बंगाल और पंजाब, यानी बंगाल के समस्त कांटों में क्या है? बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियां सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी है। किनके कहने का? उस समय भी देखिए
जॉर्ज ग्रियर्सन का जो समय था यह उस समय की बात है। हिंदी जो है उतनी प्रचलित थी, मगर आज के समय में जो है अंग्रेजी का जो है बढ़ावा हो रहा है। हिंदी को जो है यहाँ पे अभी विश्व स्तर पर भी वह जो है अपना स्थान जमाने लगी है। फिर भी उस समय भी जो देखिए कितना जो है प्रचलित था उसका। तो वही जो है हम जॉर्ज ग्रियर्सन के माध्यम से अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में हम जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। जैसा जब उसका समय था जॉर्ज ग्रियर्सन का, उस समय की बात यहाँ पे हम देख रहे हैं। हिंदी भाषा के रूप में किस तरह की स्थिति थी हिंदी की, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी है, एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जाता। सर्वत्र हिंदी तथा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है। कौन कह रहा है? यह जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहा है उस समय। हिंदुस्तानी किसे कहते हैं? आगे आएंगे तो आपको अमीर खुसरो मिलेंगे। ओके, अमीर खुसरो ने क्या कहा था? हिंदी को हिंदवी कहा था। वही है हिंदुस्तानी शासन की क्या है? भाषा है। और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है उस समय। किस समय? जॉर्ज ग्रियर्सन के समय जो है, उसी समय की यहाँ पे बात की जा रही। ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम है। इस क्षेत्र के लोग द्विभाषी है। कौन से क्षेत्र के लोग? पंजाब, बंगाल और पंजाब के बीच अन्य स्थानीय बोलियों के मध्य क्या है? वो द्विभाषी होना ही होना है, क्योंकि वहाँ पे जो है अन्य बहुत सारी बोलियां हैं उन दोनों के बीच। ओके, तब द्विभाषी होते हैं ना, तो द्विभाषी है, अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। यह लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाए। यानी वहाँ के लोग जो है यह कठिनाई नहीं लेना चाहते कि बहुत सारी जो है शासन के लिए, जो जिसका शासन है, जो शासन के माध्यम से जो भी व्यवहार होता है, उसके लिए अनेक भाषाओं को लगाकर कठिनाइयों को उत्पन्न करने से अच्छा है एक ही भाषा जो माध्यम बने, सबको जो है आदान प्रदान की वस्तु की तरह वो काम करें। ऐसी भाषा थी वहाँ पे, हिंदी ही थी। ओके, ये सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी इन बोलियों की जब भाषा शास्त्रीय परीक्षा करता है, कौन? भाषा शास्त्र की परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो इनके मुहावरे तथा गठन से अत्यधिक अंतर मिलता है। ये सब दूसरे भाषाओं के जब बोलियों का जब वो अध्ययन करते तो बहुत सारा वहाँ पे हमें क्या है? अंतर दिखाई देता है। इसके कारण जो है वह हिंदी ही एक माध्यम बन सकती है जो शासन उससे हम कर सकते हैं। ऐसा जो है भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में जो है जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। यह देखिए हिंदी का किस तरह का, हिंदी की प्रथम भाषा के रूप में किस तरह हमें दिखाई दे रही है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ऊपर दिए गए 10 राज्यों में, हमने 10 राज्यों के बारे में बताया था, नहीं 10 राज्यों में ही नहीं पूरे भारत में हिंदी भाषा की स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की जो है सम्मति दी थी, जबकि वे स्वयं क्या थे? वह गुजराती थे। जो महात्मा गांधी स्वयं गुजराती होकर भी हिंदी को क्या किया था? प्रथम भाषा के रूप में जो है स्वीकार करने के लिए एक सहमति दी थी उन्होंने। के आगे देखिए अगला जो बिंदु है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समस्त क्रियाकल्पों, ओके, क्रियाकलापों की भाषा हिंदी थी। कौन सी भाषा हिंदी थी भाई? तो स्वतंत्रता समय में जब आंदोलन हम कर रहे थे तब उस समय जो भाषा एक माध्यम थी, यानी जिस भाषा से जो समस्त कार्य हो रहा था स्वतंत्रता लड़ाई के लिए, वह कौन सी भाषा थी? तो वो भाषा भी कौन सी थी? हिंदी भाषा थी। समझ में आया? तो आज भी देश के कोने कोने में हिंदी बोलने वाले, समझने वाले फैले हैं। प्रयोग और प्रसार की दृष्टि से हिंदी भारत की प्रथम भाषा पद ग्रहण कर चुकी है। 100% जो है भाषा, जो हिंदी जो भाषा है क्या है? उसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। बस क्या है? सैद्धांतिक स्तर पर जो है, ऑफिशियल तौर पर वह हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु जो प्रसार और प्रयोग की दृष्टि से जो है वो प्रथम भाषा और हमारी राष्ट्रभाषा भी है। समझ में आया? इसी से संपर्क भाषा और राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। किसे? संपर्क भाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो वह हिंदी को ही कहते हैं, परंतु यह व्यवहारिक स्तर पर ही लगता है। व्यवहारिक स्तर पर यानी अनऑफिशियली है ये। ओके, सैद्धांतिक स्तर पर यह आज भी भारत की राजभाषा ही है।
राजभाषा होते हुए भी प्रयोग और प्रसार को देखते हुए हम उसे राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं, परंतु जो है सैद्धांतिक स्तर पर वो वैसे ही राजभाषा की तरह पड़ी हुई है। और इसके 10 राज्यों की मातृभाषा है, ये राजभाषा है, फिर भी जो मातृभाषा जो है 10 राज्यों की वह मातृभाषा बनी हुई है। समझ में आया? अमीर खुसरो ने, देखिए अमीर खुसरो कहते हैं, अमीर खुसरो ने 12वीं शताब्दी में हिंदवी कहा, हिंदी को देश की प्रथम भाषा स्वीकार कर लिया था। अरे भाई, 12वीं शताब्दी में ही जो है अमीर खुसरो ने हिंदी को जो है प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर भी आज हम जो है इसे प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु प्रसार और जो है प्रयोग के दृष्टि से जो है हमारी जो हिंदी प्रथम भाषा ही है। ओके, उसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केशव चंद्र सेन, सुब्रमण्य भारती, राजगोपालचारी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लजपत राय जैसे अहिंदी यानी जिनका जो क्षेत्र है वहाँ पे हिंदी जो है उनकी जो मातृभाषा न होते हुए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अहिंदी क्षेत्र भाषी मनुष्य ने हिंदी को भारत की प्रथम भाषा मानी है। इन सब लोगों ने क्या है, अहिंदी होते हुए भी हिंदी को जो है प्रथम भाषा के तौर पर स्वीकार किया है। उसके साथ ही देखिए साहित्यतर विषयों के ग्रंथों की दृष्टि से भी हिंदी भारत की प्रथम भाषा है। तो वो कैसे, साहित्य यानी साहित्य को छोड़ दो भाई, साहित्य जो लिटरेचर होता है, साहित्य जो में जो किताबें लिखी जाती है साहित्य में, उन किताबों को छोड़ दें हम, ओके, उन किताबों को अगर हम छोड़ देंगे तो देखिए साहित्यतर विषयों के ग्रंथों की दृष्टि से भी हिंदी भारत की प्रथम भाषा है। देखिए उसमें भौगोलिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, ओके, गणित, ग्रह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि सभी विषयों के जो मौलिक ग्रंथ होते हैं वो सब किस में है, हिंदी में है। उनके मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, देखिए राजनीति शास्त्र संबंधी, अर्थशास्त्र संबंधी, जीव विज्ञान संबंधी कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको दिया हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। भारत की अन्य किसी भाषा में नहीं, भारत के बाहर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सूरीनाथ, फिजी और आदि देशों में हिंदी का क्या आज भी बोलबाला है, भारत की अन्य किसी भाषा का नहीं है। इसलिए भारत क्या है, भारत की प्रथम भाषा हिंदी होगी। समझ में आया? यह है हिंदी का जो है प्रथम रूप में हम हिंदी को इस तरह से देख रहे हैं। देखो यहाँ पे उसके उदाहरण देखिए मूल ग्रंथों के जो हिंदी में ही हमको पाए जाते हैं, जो हमारी एक संपदा है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए, राजनीति शास्त्र संबंधित जो ग्रंथ है शुक्र नीति ग्रंथ, ये किसका है, तो शुक्राचार्य महर्षि सुश्रुत का जो है यह ग्रंथ है। अर्थशास्त्र संबंधित जो है कौटिल्य का है, और ये अर्थशास्त्र को कौटिल्य जो है यह किसने लिखा, तो चाणक्य ने लिखा। ओके, सॉरी, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा, तो वह कौटिल्य चाणक्य ने जो है लिखा है। जीव विज्ञान से संबंधित देखिए चकर संहिता जीव विज्ञान से संबंधित जो है ये ग्रंथ है, इसे किसने लिखा, महर्षि चरक ने लिखा। अथर्ववेद जो है जीव विज्ञान से, इसमें जीवों के बारे में भी अथर्ववेद में जो है चर्चा किया गया है दोस्तों, इसलिए अथर्ववेद भी जो है जीव विज्ञान संबंधी ग्रंथ है। और यह संस्कृत में लिखा हुआ है। देखिए हिंदी का उद्भव भी संस्कृत से हुआ है, तो मानिए ये हिंदी ही है। समझ में आ रहा है? जीव विज्ञान से संबंधित श्रुश्रुत संहिता, यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये यहाँ आ गया है, शुक्र नीति शुक्राचार्य का है, सुश्रुत संहिता जो है महर्षि सुश्रुत का है। ओके, सुश्रुत का जो है ग्रंथ है, ये उदाहरण है उसके। समाजशास्त्र संबंधी देखिए, समाजशास्त्र संबंधित जो हमारे पास ग्रंथ है वो मनुस्मृति, महाभारत, ये समाजशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ये सभी जो है हिंदी में ही पाए जाते हैं। हिंदी यानी संस्कृत से उद्भूत हुई है, इसलिए हम अपभ्रंश होते हुए ये हिंदी बनी है, तो इसलिए हम इसे हिंदी में ले सकते हैं। उसके साथ शिक्षा शास्त्र के देखिए उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये भी जो है हमें इस तरह से जो है हिंदी ग्रंथ मिलते हैं, इसलिए हम जो है हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य किसी भाषा में भी इस तरह के ग्रंथ हमें पाए नहीं जाते, इसलिए हम हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसा जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए आगे देखिए हिंदी प्राचीन भारतीय संस्कृति को संजोकर यानी जो है रखने वाली भाषा जो है, इस
कौन सी भाषा है? भारतीय संस्कृति को जो है हिंदी जो है संजो कर रखने वाली भाषा है। इसमें रचे गए अनेक ग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अतीत भारत का मुख्य चरित्र प्रस्तुत करती है। 100% करती है। किस तरह से? रामचरितमानस को जब पढ़ते हो तो भारत जो है पुराणों से संबंधित हमें जानकारी जब मिलती है। कामायनी देखिए दोस्तों, फिक्शन के साथ साथ उन्होंने जो है किस तरह का वर्णन हमें किया है, यह भी देखने को मिलता है। यहाँ पे साकेत जो है, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र को देखते हमको समझ में आता है कि हमारी जो संस्कृति है किस तरह से ये लोग जो है संजो कर रखे हैं, इन किताबों के द्वारा जो है हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से यह भारत की लिंग्वा फ्रैंका, संपर्क भाषा, लिंग्वा फ्रैंका का मतलब क्या है? संपर्क भाषा है। यदि इसे लिंग्वा इंडिका कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है। लिंग्वा इंडिका भी कह दिए तो इसे कोई अत्युक्ति नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक देखिए, आगे देखते हैं। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है। हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह अपनी शब्दावली का विकास संस्कृत के आधार पर करेगी। अब्बा, ये कैसा करेगी? उसको हम यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं किस तरह से जो है वो जो है संस्कृत के आधार पर करती है। हम देखते हैं संस्कृत के शब्दावली दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्दावली को भली भांति समाहित कर लेती है। वो अपने अंदर जो है समा लेती है। वो किस तरह से हमने उदाहरण आपको दिया है। संस्कृत की शब्दावली तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे दक्षिण भारतीय भाषाओं के व्यापक रूप से समाहित करती है। वो किस तरह से समय, उसमें देखिए विद्या, गुरु, धर्म, शास्त्र जैसे शब्द उदाहरण के तौर पर लगभग समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें संस्कृत का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उसको देखते हमें पता चलता है कि संस्कृत का जो है प्रभाव दक्षिण जो भारतीय भाषाएं हैं उनके ऊपर हमें संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पे संस्कृत तमिल, यहाँ पे संस्कृत है, यहाँ पे तमिल है और उसका अर्थ है, समझिए। यहाँ पे विद्या संस्कृत में, तमिल में देखिए विद्या, ओके। विद्या को क्या कहा गया? विद्या ही कहा गया। उसका अर्थ क्या है? शिक्षा। गुरु संस्कृत में, तमिल में गुरु ही कहा गया, अर्थ है शिक्षक से। विद्वान तमिल में विद्वान ही कहा गया, अर्थ पंडित। धर्म संस्कृत में भी धर्म कहा गया, नैतिक कर्तव्य। तो इसको समझ सकते हो आप। वहाँ पे जो है किस तरह से जो है संस्कृत का प्रभाव हमें जो है अन्य भारतीय भाषाओं पर दक्षिण भारतीय भाषाओं पर दिखाई देता है। और जो दक्षिण भारतीय शब्द जो है संस्कृत में आराम से वो समा लेती है। यही यहाँ पे उसके ही उदाहरण यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगला देखिए तेलुगु, संस्कृत और तेलुगु। संस्कृत का शब्द देखिए विद्यालय, ओके, विद्यालय स्कूल, अर्थ विद्या, तेलुगु में भी विद्या, अर्थ शिक्षा। धर्म तेलुगु में धर्म, अर्थ धर्म। शास्त्र तेलुगु में शास्त्रम, धर्मम शास्त्रम। ग्रंथ विज्ञान, अर्थ वही है। समझ गए? इसी तरह से जो है आप कन्नड़ को भी समझ सकते। देखिए कन्नड़ का भी वही है, सेम जो है संस्कृत जो है अपने अंदर समा लेती है। उसका उदाहरण हम यहाँ पे देख रही है, जो है मलयालम संबंधित है। इसे भी आप पॉज करके देख लीजिएगा, ओके। ये है। आगे देखते हैं, हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के अवदान को भी सहर्ष स्वीकार करती है, ओके, सहर्ष स्वीकार करती है। भारत भाषा साहित्य से बनती है। वर्तमान में गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषी अनेक साहित्यकार हिंदी में रचनाएं कर रहे हैं, ओके। हर एक जो साहित्यकार मराठी से भी है, तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, मलयालम से है, वो लोग भी जो है हिंदी में है साहित्य रचनाएं कर रहे हैं। देखिए मैं तेलंगाना से हूँ, कभी कभी मैं भी कोशिश करता हूँ कि लिखने की जो है हिंदी में कोशिश करता हूँ। और मेरी जो है 2 रचनाएं जो है हमने पब्लिश कराए हैं और वो पब्लिश भी हुए। मेरी किताब भी साझा संकलन में संकलित है। मेरी जो कविताएं हैं, साझा संकलन जो होता है, उस किताब के अंतर्गत जो है मेरी 2 रचनाएं जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो हम जो तेलुगु क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी में जो है हम अपनी रचनाएं कर रहे हैं। सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी भारत की एक सर्वमान्य भाषा बनने की राह पर अग्रसर है।
100% प्रथम भाषा हिंदी बनेगी, ऐसा हमें ये सब चीज़ें अगर देखने को मिल रहे तो हम समझ सकते हैं कि हिंदी प्रथम भाषा बनेगी। यह व्यवहारिक स्तर पर भारत की प्रथम भाषा है, पर धीरे धीरे सैद्धांतिक स्तर पर यह मान्यता मिल जाएगी। अभी अनऑफिशियली है, फिर भी धीरे धीरे वो ऑफिशियली हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी और प्रथम भाषा भी बनेगी। ओके, इसे यह पद प्राप्त करने में सबसे बड़ा व्यवधान किसका है? तो वो है राजनेताओं का है, जो संपूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ना सोचकर क्षेत्रीय दृष्टिकोण से सोचते हैं। अगर वो क्षेत्रीय यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचेंगे तो हिंदी जरूर जो है हमारी जो है प्रथम भाषा बनेगी। मगर वो किस दृष्टि से सोच रहे राजनेता? तो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण से सोचते हैं। क्षेत्रीय दृष्टिकोण में विदेशी भाषा का जहर घुला हुआ है। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण में क्या है? अंग्रेजी आकर बस चुकी है भाई, इसलिए जो है वह हिंदी जो है प्रथम भाषा के रूप में सैद्धांतिक स्तर पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हिंदी भारत की प्रथम भाषा तभी बनेगी जब यह देश एकजुट होकर इस दिशा में कदम उठाएगा, तब जाके जो है हिंदी जो है हमारी प्रथम भाषा बनेगी। अगर जो राजनेता यानी वह अगर क्षेत्रीय दृष्टि से सोचना बंद कर दे और राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने लगेगा तो जरूर जो है प्रथम भाषा हिंदी बन जाएगी। आगे देखिए, प्रथम भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल भाषा सीखना नहीं होता है, बल्कि बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता और तार्किक सोच को विकसित करना होता है। वो तो हुआ प्रथम भाषा के रूप में हम उसके बारे में देखें, मगर प्रथम भाषा का क्या रोल होता है वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। स्वाभाविक अर्जन यानी क्या है? बच्चा व्याकरण नियमों को रटने के बजाय सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण कर लेता है, वही जो है प्रथम भाषा है। ओके, आधारभूत कौशल, यहाँ शिक्षण क्रम यानी LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के प्राकृतिक प्रभाव पर आधारित होता है। भावना तक जुड़ाव कैसा होता है? यह छात्र की पहचान और संस्कृति से जुड़ी होती है, जिससे वह अपने विचारों को सबसे सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। इन चीज़ों को ध्यान रखो, ऑप्शन में आ सकते हैं ये लोग। ओके, ये जो है शब्द जो है ऑप्शन में आ सकते हैं। हम उसका क्या रोल होता है प्रथम भाषा के रूप में अगर हिंदी होगी तो उसके बारे में देख रहे हैं। समझ में आया? तो समग्र भाषा दृष्टिकोण, तो भाषा को टुकड़ों यानी वर्णमाला के बजाय सार्थक संदर्भों, कहानियों के माध्यम से सिखाना होता है। तो समग्र भाषा का दृष्टिकोण क्या होता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसको टुकड़ों में नहीं, उसे कहानियों के माध्यम से सिखाया जाता है। ऐसा यानी हिंदी को किस तरह से सीखा जा सकता है, प्रथम भाषा को, हिंदी की यानी प्रथम भाषा को किस तरह से सीखा जा रहा है उसके बारे में। इससे पहले हमने जो देखे थे वो जो प्रथम भाषा की स्थिति क्या है और कब जो है हमारी प्रथम भाषा जो है हिंदी बन पाएगी, उसके ऊपर विचार कर रहे थे, उससे संबंधित तो हो गया। और प्रथम भाषा के रूप में अगर हिंदी अगर भाषा को पढ़ाया जाता तो किस तरह से जो है वो अर्जन करता है, किस तरह से वो उसका कौशल होता है, किस तरह से उसकी भावना जुड़ी होती है और उसका दृष्टिकोण किस तरह से होता है पढ़ाने का, वो भी यहाँ पे देख रहे हैं। अनुभव आधारित शिक्षण यानी छात्रों को उनके दैनिक जीवन अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। ओके, व्याकरण और व्यवहारिक ज्ञान नियमों को अलग अलग रटाने के बजाय वो पाठ के साथ साथ जो है समझाना, यानी क्या करना है? व्याकरण के नियमों को अलग अलग रटाने के बजाय उसे क्या करना है? पाठ के साथ साथ ही समझाना चाहिए। किसे? शिक्षक को। यही है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे द्वितीय भाषा के किसे कहते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है। इतना जो हमने देखा था हिंदी की जो स्थिति है उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि हिंदी जो हमारी है प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार की जाएगी अगले आने वाले कुछ दिनों में, वही यहाँ पे है। तो हिंदी जो है प्रथम भाषा के रूप में इस तरह की जो है उसकी स्थिति है, उसके ऊपर जो है हमने चर्चा की है। तो और ये कौन सी, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, जब भी हम प्रथम भाषा कहते हैं तो प्रथम भाषा के बारे में, ओके, प्रथम भाषा के बारे में ये है। मगर हम इस ऊपर की जो पढ़े हैं वो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है उसको देखा था। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा। तो यह था हमारा आज का क्लास प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, और आपको हमने उदाहरण सहित समझाया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है मेरी क्लासेज जो है शुरुआत से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और जो अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल करिएगा।